वेलकम बैक टू जुडिशरी अड्डा। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसकी के आगे जो हम लोगों ने पीछे छोड़ा था कि जो बीएनएस है उसमें क्या नए नए इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आए हुए हैं जिसे जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ पे समूह द्वारा, ठीक है, हम लोगों ने देखा था कि समूह द्वारा मूलवंश, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा आदि के आधार पर हत्या कारित करने के लिए, यहाँ पे वर्ड क्या है, हत्या कारित करने के लिए दंड क्या होगा, तो मॉब लिंचिंग जो है उसे हम लोगों ने पिछली वीडियो में कवर किया है। ठीक है, उसे आप देख सकते हैं। आगे हम लोग ये देखते हैं कि मॉब लिंचिंग तो हो रही है, लेकिन कैसी मॉब लिंचिंग, उस मॉब लिंचिंग से हो क्या रहा है कि घोर उपहत्या कारित हो जा रही है। ठीक है, अब इसमें क्या कहना है, स्वेच्छया समूह द्वारा घोर उपहत्या कारित करना। ठीक है, धारा कौन सी है, धारा 117 की उपधारा 4 है। इसमें भी मॉब लिंचिंग बताई जा रही है, लेकिन इसमें जो मॉब लिंचिंग का परिणाम हो रहा है वो क्या हो रहा है कि उससे घोर उपहत्या कारित हो रही है। ठीक है, उससे घोर उपहत्या कारित हो रही है। इससे पहले जो हम लोगों ने देखा था उसमें हत्या कारित हो जा रही थी। मॉब लिंचिंग आप जानते होंगे, जब किसी समूह द्वारा मिलकर के किसी व्यक्ति विशेष पर हमला किया जाता है और उसे क्षति पहुंचाई जाती है तो वो मॉब लिंचिंग होती है। ठीक है, अब धारा 117 की उपधारा 4 में ये रखा गया है, क्या कहा जा रहा है, जहां 5 या अधिक व्यक्तियों के द्वारा, कितने व्यक्ति होने चाहिए मॉब लिंचिंग करने के लिए, कम से कम 5 होने चाहिए व्यक्तियों द्वारा एक समूह बनाकर सामान्य मति से, यानी कि इंटेंशन जो होना चाहिए उनका एक होना चाहिए, कार्य करते हुए किसी व्यक्ति को उसके मूल वंश के आधार पर या फिर जाति के, समुदाय के, लिंग के, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य समरूप आधार पर, ये आपको याद रखने वाली बात है, किस किस आधार पर उसको जो है चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो मूल वंश के आधार पर कर रहे हो, जाति के पे या समुदाय ऐसा है उसका किसी लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, भाषा के आधार पर, व्यक्ति के आधार पर या फिर कोई विश्वास है उनका, रखते हैं कि अगर ऐसा किया जा रहा है तो ये चीज़ें होंगी। जैसे कि पहले जो सती प्रथा होती थी कि एक विश्वास था कि इसे अब सती कर देना चाहिए, वो भी ये मॉब लिंचिंग की ही श्रेणी में आ जाएगा आज के अनुसार। ठीक है, अब आगे क्या करें, फिर किसी अन्य समरूप आधार या फिर इसी से कोई मिलता जुलता आधार है जिसके आधार पर मॉब लिंचिंग की जाती है, तो क्या होगा, आगे क्या कहा जा रहा है कि ऐसे समूह का प्रत्येक सदस्य घोर उपहत्या कारित करने के अपराध का दोषी होगा। ये माना जाएगा चाहे 10 लोग रहे हो, 10 मिलके वो अपराध किए हो, या फिर 9 लोग पीछे पीछे चल रहे हो, 1 लोग ऐसा किए हो, तो भी क्या मान लिया जाएगा। ठीक है, वहां क्या मान लिया जाएगा कि 10 के 10 व्यक्ति जो हैं वो ऐसे अपराध करने के लिए दोषी हैं। ठीक है, दोषी होगा। और इसमें एक चीज़ और जोड़ेगी, और दोनों में से किसी भांति के कारावास से कितनी सजा हो सकेगी, 7 वर्ष तक की सजा हो सकेगी, और जुर्माने से भी वो दायी होंगे। और इसका जो ट्रायल होगा वो कैसे होगा, सेशन कोर्ट के द्वारा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पहले भी जुड़ा हुआ था और आज भी है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजेस लाया गया कि उतावलेपन या उपेक्षा से मृत्यु कारित करने के बाद पुलिस या व मजिस्ट्रेट को सूचना दिए बिना भाग जाने के लिए दंड। लेकिन अब उसमें कुछ चीज़ें नहीं जोड़ दी गई। जैसे आप पहले नेग्लिजेंस करते थे कहीं से और कोई दुर्घटना घटित हो जाती थी तो वो मान लिया जाता था, लेकिन उसमें चेंजेस क्या ला दिया गया, एकदम से सब कहते हैं नहीं बिल्कुल से नई धारा नहीं है, पिछले में भी प्रोविजन थे कि, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर दी गई, क्या कि पुलिस और मजिस्ट्रेट को सूचना दिया जाना आवश्यक हो गया कि अगर आपसे कोई दुर्घटना घटित हो जाती है उतावलेपन से या फिर उपेक्षा से, क्योंकि यहाँ पे इंटेंशन होता नहीं है, आप जल्दबाजी में जो है होते हैं और कहीं ना कहीं उपेक्षा कर देते हैं या फिर आपकी जल्दबाजी के चक्कर में किसी व्यक्ति को कोई क्षति हो जाती है, तो आपको यहाँ एक चीज़ मैंडेटरी बना दिया गया कि ऐसी क्षति जिस व्यक्ति को आपके द्वारा कारित हो गई है उतावलेपन या उपेक्षा से, उस क्षति की सूचना जो है पुलिस व मजिस्ट्रेट को आप सूचना दिए बिना भाग न जाए, अन्यथा आप भाग जाते हैं तो धारा 106 की उपधारा 2 के अंतर्गत आप दंडित किए जाएंगे। वो दंड क्या होगा, कहा जा रहा है जो कोई यान या उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण चालन के, सीधी सी बात की जा रही है कि कोई व्यक्ति है जो गाड़ी से लेके चल रहा है और वो कैसे गाड़ी चला रहा है, उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण से चला रहा है, किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा। कोई व्यक्ति है दुर्घटनाग्रस्त होता है और वो मर जाता है, जो आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आता है। आपराधिक मानववध की कोटि में भी क्या हो जाता है, इंटेंशन होता है कि कोई व्यक्ति मरे, लेकिन यहाँ पे आपराधिक मानववध तो समझिए है ही नहीं, मानववध उसके सोचने के लिए कि आपराधिक मानववध हो वो उसमें उस श्रेणी में भी ये नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि जब कल्पेबल होमिसाइड की बात की जाती है आपराधिक मानववध की, तो उसमें भी इंटेंशन होना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, बस किस इंसान के लिए वो मारा जाना जरूरी है, उसमें आपराधिक मानववध में ये फिक्स नहीं होता है, ग्रेविटी चेंज हो जाती है दोनों में, हत्या और आपराधिक मानववध में। तो अब आगे क्या कहा जा रहा है कि नहीं आता है, और घटना के तत्काल पश्चात इसे पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट किए बिना निकल भागेगा। अब होता क्या है कि अधिकतर जब वहाँ पे कोई एक्सीडेंट होता है, किसी जगह पे वो आदमी मर जाता है, तो व्यक्ति भागना उसकी मजबूरी हो जाती है, यदि ना भागे तो वहाँ की जो भीड़ इकट्ठा होगी उसे भी मार ही डालेगी लगभग। ठीक है, तो भागना उसके लिए जरूरी हो गया, लेकिन यहाँ पे वही चीज़ जो है ला के रख दी गई कि निकल भागेगा किसी भी भांत के, अगर वो भाग जा रहा है और पुलिस या फिर मजिस्ट्रेट को सूचना नहीं दे रहा है तो किसी भी भांत के ऐसी अवधि के कारावास से जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा, और जुर्माने के लिए भी क्या होगा, दंडित किया जाएगा। ठीक है, अब
यहाँ पे देखने वाली बात ये है, परिस्थितियाँ क्या बनेंगी, यदि किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है, ठीक है, मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हो, उपेक्षापूर्ण चलाए, उतावलेपन से चलाए और व्यक्ति की हत्या हो जाती है, तो क्या आपको वहाँ खड़े रहना है? नहीं, खड़े नहीं रहना है, ठीक है, आपको वहाँ से भागना ही है, क्योंकि एक ही विकल्प है, अन्यथा आपको खुद भी चोटकारित की जाएगी वहाँ की भीड़ के द्वारा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वहाँ से भागते हुए आप कह सकते हैं किसी पुलिस अधिकारी को या फिर जिस मजिस्ट्रेट जो भी आपके पास उस समय नंबर हो, आप सूचना दीजिए, या फिर आप पहुँच जाइए भाग के वहाँ पे पुलिस स्टेशन पे बता दीजिए, या फिर किसी भी तरीके से आप जो है अपने बचाव में उनको सूचित कर दीजिए कि मेरी गाड़ी से फला एक्सीडेंट हुआ है जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, जो गलती मेरी थी, उतावलेपन या फिर उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाई गई। व्यवहारिक जीवन में ये धारा शून्य होने वाली है, क्योंकि व्यवहारिक जीवन में कोई भी व्यक्ति अगर किसी की हत्या गलती से हुई है कि कैसे हुई है वो मायने नहीं रखती, वो पहले अपनी जान बचाएगा और भागेगा और छिपेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कोई व्यक्ति इसकी सूचना भविष्य में देने वाला है। बाकी देखते हैं समय के साथ जो चीज़ें होंगी वो हमें आपको देखने को मिलती रहेंगी, ठीक है। अब देखिए, अपराध जोड़ा गया, ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर विषय था और इसको जोड़ा जाना अत्यंत आवश्यक था। संगठित अपराध, सिंडिकेट व तत्संबंधी अपराध, ठीक है, जो संगठित अपराध किए जाते थे, कोई संगठन बना के अपराध किए जाते थे, वो चाहे मान लीजिए एक संगठन बना हुआ है कि बच्चों को अगवा करके उनसे भीख मंगवाया जाए, ठीक है, वो संगठन बना हुआ है। या फिर संगठन ऐसा भी हो सकता है, कोई एक संगठन है जो सिर्फ बाइक चोरी करता है, ठीक है, उसका गिरोह है, वो बाइक चोरी कर रहा है, या फिर वो क्या कर रहा है, किसी व्यक्ति की हत्या करवा रहा है, कोई एक बना के रखा हुआ है कि नहीं इतने व्यक्ति हैं हमारे पास, वो क्या करेंगे, जब भी उनको सुपारी मिलेगी किसी चीज़ की तो क्या करेंगे, किसी व्यक्ति की हत्या कर देंगे जब भी उन्हें कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, ठीक है। या फिर कोई हथियार का आवागमन कर रहा है, ले जा रहा है, या फिर किसी व्यक्ति की जो है वहाँ पे दुर्व्यापार किया जा रहा है, उसको बेचा जा रहा है, या फिर वेश्यावृत्ति की जा रही है, ठीक है। तो ये फिरौती के लिए मान लीजिए किसी व्यक्ति को अगवा किया जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, असंगठित अपराध में आ जाएंगी। सिंडिकेट व तत्संबंधी जितने इससे संबंधित अपराध होंगे उसमें आ जाएंगी, और ऐसे अपराध को अब दोषी माना जाएगा। और धारा 111 की उपधारा 1 में इसके लिए पर्टिकुलर बता दिया गया है कि कैसे कैसे लोगों को इसके अंतर्गत रखा जाएगा। तो कहा जा रहा है किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की और से एकल रूप से या संयुक्त रूप से सामान्य मति से, यहाँ पे बात क्या की, सामान्य मति, इंटेंशन जो होना चाहिए एक होना चाहिए, ठीक है, सबका से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहों द्वारा, ठीक है, एक व्यक्ति कर रहा है उस समूह का या फिर सब व्यक्ति के समूह जितने सदस्य हैं सभी कर रहे हैं, सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप, जिसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, व्यापहरण कर रहा है उसका, ठीक है, किडनैपिंग हो रही है, डकैती कर रहा है, यान चोरी कर रहा है, किसी का जो जलयान होती है वो चोरी हो रही है, उद्यापन कर रहा है, वहाँ पे किसी व्यक्ति को धमका के पैसे ले रहा है, ठीक है, भूमि हथियाना, ठीक है, वो भी इसी में आ जाएगा, संविदा पर हत्या करना, आर्थिक अपराध करना, साइबर अपराध, व्यक्तियों को जो है औषधियों से संबंधित अपराध है, हथियारों से संबंधित है, अवैध माल या सेवाओं का दुर्व्यापार है, वेश्यावृत्ति है या फिरौती के लिए मानव दुर्व्यापार है, शामिल है। अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, वो कैसे हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हैं। तात्विक फ़ायदा बस पहुंचना इंपॉर्टेंट है उसमें, ठीक है, तात्विक फ़ायदा उनको पहुंच रहा है, इतना पर्याप्त है उसके लिए, और ज़्यादा चीज़ें होनी आवश्यक नहीं है कि वो सभी व्यक्ति उसमें किए हों। उस गिरोह का एक भी व्यक्ति अगर शामिल है तो भी मान लिया जाएगा गिरोह में जुड़े हुए जितने व्यक्ति हैं सभी उसके लिए दोषी हैं जी, ठीक है, जिसके अंतर्गत वित्तीय फ़ायदा भी है, उसमें वित्तीय फ़ायदा जुड़ा होना चाहिए। एक ये बहुत ही बड़ा एलिमेंट आगे चल के काम आएगा एडवोकेसी में कि उसमें क्या उसका कोई पिक्यूनरी लायबिलिटी उसकी जो थी, कुछ बेनिफिशियरी था, उसका जो वित्तीय फ़ायदा आता था उससे उसमें वो लाभान्वित होता था, यदि वो लाभान्वित नहीं हो रहा था ऐसे उसको बेल मिल जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है। प्राप्त करने के लिए हिंसा की धमकी दे रहा है, अभित्राश कर रहा है, उत्पीड़न कर रहा है, विरुद्ध साधनों द्वारा संगठित अपराध का गठन कर रहा है, तो मान लिया जाएगा कि वह व्यक्ति क्या कर रहा है, असंगठित अपराध की श्रेणी में आएगा और संगठित अपराध कर रहा है, ठीक है। अब संगठित अपराध, सिंडिकेट अपराध कहते किसको हैं, ये हम लोगों ने स्पष्ट किया है। क्या है कि संगठित अपराध से दो या अधिक व्यक्तियों का समूह विपरीत है। कम से कम कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए, फिर इससे अधिक होने चाहिए। एक व्यक्ति कभी एक संगठन नहीं बना सकता है, वो अकेला होता है, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, जो एक सिंडिकेट या टोली के रूप में या तो अकेले या सामूहिक रूप से कृत्य करते हुए किसी सतत विरुद्ध क्रियाकलाप में लिप्त है। उसका क्रियाकलाप कैसा होना चाहिए, विद विरुद्ध होना चाहिए। उसका जो काम कर रहा है, काम करने का तरीका है वो कैसा होना चाहिए, जो काम वो किया है वो विद विरुद्ध होना चाहिए, अनलॉफुल होना चाहिए। पहली चीज़ ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरा, या तो अकेले काम कर रहा हो या फिर समूह में लेके काम कर रहा हो, ठीक है, लेकिन उसके गिरोह में होने चाहिए कितने, दो या दो से अधिक व्यक्ति, तो मान लिया जाएगा संगठित अपराध, सिंडिकेट वो कर रहा है, ठीक है। सतत विद विरुद्ध क्रियाकलाप भी इसी में आ जाएगा, आर्थिक अपराध भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ें समझ लेनी और इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। संगठित अपराध सिंडिकेट के लिए दंड कितना मिलेगा, ठीक है, वो तो बता दी गई कि किसे किसे माना जाएगा संगठित अपराध में वो शामिल है, ठीक। जो कोई संगठित अपराध करेगा, ठीक है, वो किसे होगा, धारा 111 की उपधारा 2 से पहले तो बताई गई उसकी कितनी उसे पनिशमेंट दी जाएगी। यदि कोई अपराध के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, संगठित अपराध कर रहा है, उस अपराध के तहत क्या हो रहा है, वहाँ पे किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जा रही है, ठीक है, तो उसे मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित होगा और वो व्यक्ति और क्या किया जाएगा, उसे जुर्माने के लिए भी दायी माना जाएगा, और जो 10 लाख रुपए से कम नहीं होगा, ठीक है। जुर्माना जो इसमें बनाया गया वो 10 लाख रुपए बनाया गया, और इसका जो ट्रायल होगा सेशन कोर्ट करेगी, जो है सत्र परीक्षण इसका वही देखेगी।
और कहा गया किसी अन्य मामलों में वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 5 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगी, और ऐसे जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो 5 लाख रुपए से कम नहीं होगा। कहा गया यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, जो संगठित अपराध चल रहा है उसमें यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा, उसे मृत्यु या फिर आजीवन कारावास से प्लस 10 लाख रुपए से कम के जुर्माने से वो वहाँ पे नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए मृत्यु नहीं होती है, उसे चोट लगी है, फिर अन्यथा कोई और हानि हुई तो वहाँ पे उसे क्या होगा, 5 साल तक के लिए सजा दी जाएगी और एक जुर्माना दिया जाएगा जो कि 5 लाख रुपए से कम नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें जो है ये देखना होगा कि काफ़ी ज़्यादा ये सेक्शन इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले टाइम पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संगठित अपराध सिंडिकेट के अपराध के दुष्प्रेरण, प्रयत्न, षड्यंत्र के लिए दंड बताया गया। अभी तो पहले क्या बताइए, हत्या के लिए या फिर बताइए दूसरे अन्य कारण से। लेकिन अगर वो व्यक्ति सिर्फ दुष्प्रेरण किया है या फिर करने का प्रयत्न किया है या फिर षड्यंत्र किया है, इसके लिए उसको क्या दंड दिया जाएगा। उसके लिए कहा गया जो कोई संगठित अपराध का दुष्प्रेरण, प्रयत्न, षड्यंत्र करता है या जानते हुए कार्य किया जाना सुकर बनाता है, उसमें मदद करता है, या संगठित अपराध के किसी प्रारंभिक कार्य में अन्यथा नियोजित होता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडित होगा जो 5 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दायी होगा। और जुर्माना कितना हो सकेगा, जो 5 लाख रुपए से कम नहीं होगा। ये धारा आपको याद कर लेनी है। कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है कि नहीं वो जो संगठित अपराध था मैं पहले उसका सदस्य मात्र था, हमें थोड़े दिन तक उसमें काम किया था और हमें छोड़ दिया जाना चाहिए, तो उसमें इसमें ये भी ला दिया गया ऐसी अवधि के कारावास। वहाँ पे बता दिया किसी प्रारंभिक कार्य में अन्यथा नियोजित होता है, शुरू में तो होता है लेकिन बाद में हो जाता है, तो उसे भी दोषी माना जाएगा, उसे 5 साल से कम की सजा नहीं होगी और जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी। और क्या बताया गया, जो 5 लाख रुपए से कम के अर्थदंड के लिए वो दायी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संगठित अपराध सिंडिकेट के आपराधिक गिरोह का सदस्य होने के लिए दंड, मात्र आप उसके गिरोह के सदस्य हैं। जैसे कुछ लोग बताते हैं हम फला जगह के मेंबर हैं, मान लीजिए अनलॉफुल हो गई और ऐसे उसे घोषित कर दिया गया कि वो एक संगठित अपराध चलाया जा रहा है उसके द्वारा, मान लीजिए कोई भी संगठन है उसके द्वारा मान लीजिए चलाया जा रहा है। ठीक है, तो वो सरकार उसे क्या करती है कि एक घोषित कर देती है कि वो ऐसा संगठन है जिसके द्वारा संगठित अपराध चलाया जा रहा है। ठीक है, तो वो जिस दिन उसके सदस्य होंगे वो क्या हो जाएंगे, वहाँ पे सब उस गिरोह के सदस्य होने मान लिए जाएंगे, क्योंकि अब वो गिरोह क्या हो चुका है, अनलॉफुल हो चुका है। जो उनकी संगठन था वो कैसे हो चुका है, अनलॉफुल हो चुका है। और जितने लोग सदस्य बने रहते हैं उसमें तुरंत से क्या हो जाएगी, एक्शन होगा और वो सभी लोग गिरोह के सदस्य माने जाएंगे, उनको अलग दंड दिया जाएगा। उनके लिए क्या कहा गया, कोई व्यक्ति जो संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य है वह ऐसी अवधि कारावास से दंड नहीं होगा जब 5 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगा, और ऐसे जुर्माने जो 5 लाख से कम नहीं होगा वही वाला दंड इनको भी दिया जाएगा जो ऊपर वालों को दिया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है संगठित अपराध सिंडिकेट के अपराधी को संशय देना, छिपाने के लिए। मान लीजिए कोई ऐसे गिरोह का व्यक्ति वो आपके घर में आके संशय मांगता है, आपका फ्रेंड है, किसी भी तरीके से वो कहता है कि नहीं हमें छिपा लीजिए, और आप उसे छिपा लेते हैं और जगह दे देते हैं और ठीक है छुप जाओ। अब उसके लिए दंड बताया गया कि छुपते हैं, छुपाते हैं, उसे छुपाने में मदद करते हैं, तो आपके लिए क्या दंड वहाँ पे हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि जो कोई किसी व्यक्ति को जिसने संगठित अपराध कारित किया है साशयपूर्वक संशय देगा। साशयपूर्वक संशय देने का क्या मतलब है कि आप उसे अपनी जानकारी में छिपाएं। अब पता लगे आपका घर है, अब वो आपके पीछे कहीं छिपा हुआ है, तो ये नहीं माना जाएगा उसे आपने छिपाया। ठीक है, वहाँ पे आपने उसको साशयपूर्वक छिपाया है, कोई कमरा दिया है, वो जगह दिख रही है, आपने उसे छिपाया होगा तो माना जाएगा आपने छिपाया, अन्यथा नहीं। और आपकी जानकारी में है कुछ छिपाया है और आपने सूचना नहीं दी पुलिस वालों को या फिर जो भी टीम से ढूंढ रही है तो माना जाएगा आप उसे साशयपूर्वक संशय दिए हैं। ठीक है, छिपाएगा हुआ ऐसी अवधि के कारावास से दंड नहीं होगा जो 3 वर्ष से कम नहीं होगा, लेकिन कितनी हो सकेगी, किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगी। ठीक है, यदि स्थिति ऐसी है ऐसे व्यक्ति को छिपाए हैं कि जो गंभीर अपराध किया हुआ है और घूम रहा है तो उसके लिए आजीवन कारावास तक सजा हो सकती है, लेकिन 3 साल से कम नहीं होगी। और जो जुर्माना देना होगा वो 5 लाख रुपए से कम नहीं होगा, ज्यादा ही हो सकता है। और जो उसका ट्रायल किया जाएगा वो सेशन कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, आगे इसमें कहा जा रहा है कि परंतु यह उपधारा उस दशा में लागू नहीं होगी जिसमें संशय या छिपाया जाना अपराधी के पति पत्नी द्वारा किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक एक्सेप्शन बनाया गया, एक अपवाद बनाया गया। अपवाद में क्या किसको रख दिया गया कि यदि कौन है, पति है, पत्नी है, पति पत्नी को या फिर पत्नी पति को अगर संशय देता है कोई भी अपराध करके छिपाया तो आप इस धारा में दंडित नहीं किए जा सकेंगे। ठीक है, यहाँ पे रखा गया। आई थिंक ये नलिनी का मामला था जिसमें जो है छिपाने के लिए कहा गया था राजीव गांधी और उनकी जो थी, वहाँ से ये चीज़ें हैं, ये कॉन्स्पिरेसी और उन सब में भी जोड़ के देखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संगठित अपराध सिंडिकेट के अपराध से अर्जित संपत्ति का कब्जा रखने के लिए। अब ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर जो संगठित अपराध है किया जा रहा है किसी समूह के द्वारा, वो उसकी जो प्रॉपर्टी वो छीने हैं, चोरी किए हैं, कहीं से लेके आए हैं, एक्सटॉर्शन के द्वारा लेके आए, कैसे भी लेके, अब उसको क्या करें आप, अर्जित संपत्ति को कब्जे में रख रहे हैं आप अपने। ठीक है, तो भी आप दंडित किए जाएंगे। उसके लिए कितने दंड की आवश्यकता बताई गई है, 3 वर्ष से कम नहीं होगी, आजीवन कारावास तक का हो सकेगा। ठीक है, और जो 2 लाख रुपए से कम कदाई नहीं होगा उसे 2 लाख रुपए कम से कम फाइन भी देना पड़ेगा, अर्थदंड देना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका भी सत्य परीक्षण होगा, सेशन कोर्ट ही देखेगी। आगे कहा जा रहा है संगठित अपराध सिंडिकेट के अपराध से अर्जित संपत्ति का कब्जा रखने के बाबत समाधानप्रद लेख न दिए जाने के लिए दंड। ठीक है, आप उसका पर्याप्त लेखा जोखा भी नहीं दे रहे हैं, अगर पूछा जा रहा है पकड़े गए, उसके लिए भी दंड बता दिया गया जो कि 3 साल से कम नहीं होगा, 10 वर्ष तक हो सकेगा, और जुर्माने के लिए भी आप दायी होंगे वहाँ पे। ठीक है, अब ये देख लेना है कि जो छुड़भैये हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे वाले हैं, छुड़भैये हम लोग जिसे कहते हैं, वो नए नए जो गुंडे बनते हैं, छोटा सा संगठन बना लेते हैं, उनको एक अलग धारा में जो है लपेटने की व्यवस्था कर दी गई है। और अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनको धारा 112 की धारा 1 में ले जाकर वहाँ पनिशमेंट दिया जाएगा। कहा गया कि छोटा संगठित अपराध जो करते हैं, ठीक है, जो कोई समूह या टोली का सदस्य होते हुए या तो एक रूप से या संयुक्त रूप से या अकेले या फिर संयुक्त रूप से चोरी करता है, झपटमारी करता है, यानी किसी का सामान छीन लेना, छल से ले लेता है, या फिर टिकटों के आपराधिक रूप से विक्रय करता है। ठीक है, आपराधिक शर्त लगाने या जुआ खेलने, लोक परीक्षा प्रश्नों का विक्रय या कोई अन्य समरूप आपराधिक कार्य करता है तो वह छोटा संगठित अपराध कार्य करता ही मान लिया जाएगा। तो छोटा अपराध जैसे होता है, जैसे चोरी कर लिया, किसी का सामान छीन लिया, कोई छल से ले लिया, फिर टिकट को जो है प्राधिकृत नहीं तब भी उसको टिकट को बेच रहा है वो, ठीक है, या फिर जुआ खेल रहा है, खिलवा रहा है, वहाँ पे लोक परीक्षाओं प्रश्नों का जो है वो विक्रय कर रहा है, ठीक है, या फिर इससे मिलता जुलता कोई अपराध कर रहा है तो मान लिया जाएगा छोटा संगठित अपराध कार्य कर रहा है। ठीक, अब इसमें क्या हो जाता है कि इस अपराध के प्रयोजन के लिए चोरी में चालाकी से चोरी या फिर यान पे कर रहा है, निवास गृह में कर रहा है, कार बार परिसर में कर रहा है, कार्गो से चोरी कर रहा है, पॉकेट मार रहा है, कार्ड स्कीमिंग कर रहा है, या फिर शॉपलिफ्टिंग कर रहा है के माध्यम से चोरी, और स्वचालित टेलर मशीन से भी चोरी क्या होगी इसके अंतर्गत आएगी, और ये मान ली जाएगी वो छोटा संगठित अपराध किया जा रहा है। उसके लिए जो पनिशमेंट की सजा बताई गई है, जो पनिशमेंट बताई गई है वो धारा 112 धारा 2 में बताई गई। क्या कहा गया, जो कोई छोटा संगठित अपराध करता है वह ऐसी अवधि कारावास दंड नहीं होगा जो 1 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु 7 वर्ष तक हो सकेगी, और जुर्माने के लिए भी दायी होगा, और इसका प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो इसका ट्रायल करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में यहाँ तक ही, बाकी आगे वाले आने वाले टाइम पे हम लोग इंपॉर्टेंट सेक्शन और जो एड ऑन हुए हैं सिर्फ वही बीच में कवर करें वो हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।